सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नॉइदर्स थ्योरम, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में एक बड़ा वेल नोन रिजल्ट है, उसको फील्ड थ्योरी में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और वो किस तरह से चेंज होता है जब हम फील्ड थ्योरी की बात करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम एक सिंपल सी स्केलर फील्ड लेंगे। स्केलर फील्ड का मतलब है कि वो फील्ड जो है वो सिर्फ एक नंबर है, इट कैन बी अ रियल नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम देखेंगे कि नॉइदर्स थ्योरम जो है वो किस तरह से निकल के आती है। तो सबसे पहले हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉइदर्स थ्योरम में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशंस की बात होती है, तो हम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे जो कि एक फील्ड की वैल्यू चेंज करती है हर पॉइंट पे, लेकिन वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं करती। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से जो कि हमारी फील्ड जो है वो फाई है, और वो इस फील्ड को चेंज करती है फाई प्लस सम स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ फाई। ठीक है, और इस स्मॉल डिफॉर्मेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि यू हैव सम लार्ज डिफॉर्मेशन या फिर फाइनाइट डिफॉर्मेशन, और उसका कोई स्मॉल पैरामीटर मल्टीप्लाई हो जाए उससे, तो ये एक स्मॉल पैरामीटर है या स्मॉल नंबर कह सकते हैं इसको। और ये जो है ये डेल्टा फाई, ये कोई फाइनाइट डिफॉर्मेशन है इस फील्ड की। ठीक है, ओके। अब हमें पता लग गया है कि इस तरह से कोई भी स्केलर जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। तो हम अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लेग्रांजियन होगा हमारी थ्योरी का, लेग्रांजियन डेंसिटी एक्चुअली, लेकिन अब से मैं जब लेग्रांजियन डेंसिटी बोलूँ उसका लेग्रांजियन बोलूँ उसका मतलब है लेग्रांजियन डेंसिटी। तो हमारी फील्ड का जो लेग्रांजियन होगा वो किस तरह से चेंज हो सकता है। तो हमें पता है कि हम जब कहते हैं कि हमारे पास कोई सिमिट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक सिमिट्री है हमारी थ्योरी की, उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर एक्शन जो है थ्योरी का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी, कुछ वीडियोस में, कि एक्शन जो होगा हमारी फील्ड का वो इस तरह से होगा। ठीक है, वेयर दिस कर्ली एल इज सम लेग्रांजियन डेंसिटी। तो अगर एक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, तो अगर तो लेग्रांजियन चेंज ना हो तो फिर तो ऑफ कोर्स एक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा तरीका है कि अगर लेग्रांजियन उस पर्टिकुलर तरीके से चेंज हो तब भी एक्शन चेंज नहीं होता, और वो ये है कि अगर लेग्रांजियन जो है वो लेग्रांजियन प्लस सम सरफेस टर्म इस तरह चेंज हो, और ये जे जो है ये कोई क्या कहते हैं एक वेक्टर है, और उसकी डाइवर्जेंस जो है वो हमने ली हुई है। और हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि इस तरह की टर्म्स जो हैं जो कि टोटल डेरिवेटिव होती हैं उनको हम सरफेस टर्म्स कहते हैं। तो ये सरफेस टर्म्स जो हैं ये हमेशा वैनिश हो जाती हैं, बिकॉज हम एज्यूम करते हैं कि जो फील्ड की वैल्यूज़ हैं इन्फिनिटी पे वो ज़ीरो हैं। ओके, तो ये मोस्ट जनरल तरीका है लेग्रांजियन जिस तरह चेंज हो सकता है। तो अगर तो ये एक फाइनाइट डिफॉर्मेशन, पॉसिबल डिफॉर्मेशन है लेग्रांजियन की, तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से इंस्पिरेशन लेके हम ये कह सकते हैं कि जो लेग्रांजियन है दैट गोज टू लेग्रांजियन प्लस सम एल्फा, वेयर अगेन एल्फा इज सम स्मॉल पैरामीटर, टाइम्स सम डाइवर्जेंस या फिर सम सरफेस टर्म। ठीक है, तो ये मोस्ट जनरल तरीका है जिस तरह से लेग्रांजियन जो है ये चेंज हो सकता है। अब अगर हम लेग्रांजियन में चेंज जो है उसको कैलकुलेट करें एक और तरीके से, तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा, क्योंकि हमें पता है कि लेग्रांजियन जो है ये डिपेंड करता है फाई पे और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे, सो पार्शियल फाई। तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन लेग्रांजियन होना चाहिए वो होना चाहिए पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई टाइम्स चेंज इन फाई प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल म्यू फाई टाइम्स चेंज इन पार्शियल म्यू फाई। और आप ऊपर से ये देख सकते हो कि जो चेंज इन एल है वो हमने देखा था कि इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, के सम पैरामीटर टाइम्स सम डाइवर्जेंस। ठीक है, और अगर हम और ऊपर जाके देखें तो जो चेंज इन फाई है वो है अल्फा टाइम्स सम फाइनाइट डिफॉर्मेशन ऑफ फाई। अब इससे आगे जाने से पहले हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह हमने आइलर लेग्रांज इक्वेशन को डिराइव करने में एक मैनिपुलेशन की थी, वही मैनिपुलेशन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग माइनस ऑफ दिस थिंग माइनस द डेरिवेटिव ओवर द फर्स्ट फैक्टर टाइम्स दिस थिंग। ठीक है, तो अगेन हमें पता है कि ये जो टर्म है ये अगर आप ऐड करो इस टर्म में, तो अगर आप पार्शियल फाई जो चेंज इन फाई है इसको अगर आप कॉमन लो, तो ये जो बाकी दोनों टर्म्स हैं ये ऐड अप होके ज़ीरो दे देंगी हमें। क्यों दे देंगी? क्योंकि आइलर लेग्रांज इक्वेशन जो है वो कहती है कि ये जो चीज़ है ये इक्वल है इस चीज़ के।
ठीक है। इसका मतलब है कि जो जे टर्म है ये कैंसिल हो जाती है इस फर्स्ट टर्म से, तो हम इन दोनों को भूल जाते हैं और ये जो टर्म थी इसकी जगह हम सिर्फ ये टोटल डेरिवेटिव जो है ये लिख सकते हैं। तो सिर्फ इस टोटल डेरिवेटिव को हम ऊपर ले जाते हैं इस तरह से। अब हम एक और चीज़, सॉरी मैंने यहाँ पे ये पार्शियल लिखा था, पार्शियल नहीं आएगा इसमें, इसमें सिर्फ फाई आएगा इस तरह से। ओके, अब हम ये याद करते हैं कि जो चेंज इन फाई है वो क्या है। चेंज इन फाई जो है वो ये है a टाइम्स डेल्टा फाई। तो हम ये यूज़ करें अगर यहाँ पे, तो इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस। सो इट्स अल्फा टाइम्स डेल्टा फाई। तो हमने चेंज इन लैग्रांजियन को एक और तरीके से डिराइव किया है अब, और हमने ये देखा था कि इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इसका मतलब है कि ये होना चाहिए इक्वल इसके, ठीक है। और ये अल्फ़ा जो है ये अगर आप बाहर निकाल लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाता है, जिसका मतलब है कि पार्शियल म्यू ऑफ दिस थिंग शुड बी इक्वल टू पार्शियल म्यू ऑफ दिस कैपिटल जे, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि आप इस तरह कर सकते हो कि आप ये कैपिटल जे को अगर यहाँ ले आओ तो पार्शियल म्यू ऑफ दिस होल थिंग शुड बी ज़ीरो, और ये जो होल थिंग है इसको हम स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल जे जो है वो है इस तरह से, तो अब आप देख सकते हो कि हुआ क्या है कि हमने स्टार्ट में ये कहा कि कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है फील्ड्स की सच दैट कि एक्शन इनवेरिएंट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। तो अगर तो हम ये ले बात लेके चलें कि एक्शन इनवेरिएंट है, तो हमने ये डिराइव कर लिया है कि ये एक करंट है जिसको हम करंट कहते हैं, ये जो जे म्यू है, या अभी इसको वेक्टर कह सकते हो, लेकिन ये करंट है जिसके ऊपर एक इंडेक्स है जो कि कंजर्व्ड है। क्या मतलब है इस बात का? करंट के कंजर्व होने का मतलब ये है कि जो इसका जो डाइवर्जेंस है ये ज़ीरो है, ठीक है। तो इसको करंट कंजर्व्ड करंट क्यों कहते हैं इसकी बात मैं अभी करता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि ये दरअसल एनालॉग है नॉइदर्स थ्योरम का फील्ड थ्योरी के केस के अंदर, क्योंकि जो नॉइदर्स थ्योरम क्लासिकल मैकेनिक्स में थी उसमें कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ की बात होती थी, और यहाँ पे हमारे पास कंजर्व्ड करंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक्चुअली कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन उसकी भी हम बात करते हैं। तो अब अगर मैं आपको याद कराऊँ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, तो हमें याद है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है इस तरह से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये कोई डेंसिटी होती है और ये कोई करंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आप इसको अगर आप लिखो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, जिस लैंग्वेज में हम टेंसर्स को यूज़ कर रहे हैं, टेंसर लैंग्वेज के अंदर, तो ये कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के, कैपिटल जे इक्वल ज़ीरो। ये जो कैपिटल जे है इसके कंपोनेंट्स हैं रो और जे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि कंजर्व्ड करंट होने की जो कंडीशन है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये है कि ये जो करंट है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को ओबे करता है, और हमें पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो दरअसल कंजर्वेशन की ही बात करती है, लोकल कंजर्वेशन की बात करती है। और हमें ये पता है कि ये जो डेंसिटी है, अगर आप इस डेंसिटी को तमाम स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट करो तो ये आपको एक ऐसी क्वांटिटी देती है जो कि कंजर्व्ड रहती है। तो ये अब बातें आपको पता होनी चाहिए पहले से, क्योंकि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये अंडरग्रेड फिजिक्स का हिस्सा होती है। सो कंजर्व्ड क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास जे है, ये स्मॉल जे म्यू, अगर आप इसका टाइम कंपोनेंट लो, जिस तरह से यहाँ पे हमने रो लिया था जो कि टाइम कंपोनेंट था कैपिटल जे का यहाँ पे, तो अगर आप इसका टाइम कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करो तमाम स्पेस के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी, इसको हम कैपिटल क्यू भी कहते हैं, और ये वही क्यू है जो कि हम कई दफ़ा क्लासिकल मैकेनिक्स में नॉइदर्स थ्योरम के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है यहाँ पे, लेकिन इट्स मच मोर देन दैट, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है बल्कि एक कंजर्व्ड करंट है जो कि ये है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और रिमार्क आगे जाने से पहले वो ये है कि मैंने ये एज्यूम किया था कि जो लैग्रांजियन है वो इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। अब लैग्रांजियन चेंज बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखोगे एक्चुअल में जाके जहाँ पे जो लैग्रांजियन में कोई चेंज आ रहा है वो नॉन ज़ीरो है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लैग्रांजियन इन्वेरिएंट होता है, जिसका मतलब है कि ये कैपिटल जे जो है ये ज़ीरो होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लैग्रांजियन चेंज हो जाता है, और अगर लैग्रांजियन चेंज हो तो फिर ये कैपिटल जे जो है ये ज़ीरो नहीं होगा, और तब आपके इस स्मॉल जे के अंदर
ये कैपिटल जे कंट्रीब्यूट करेगा। ज़्यादातर इस कैपिटल जे की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है इसका कंजर्व्ड करंट के अंदर। तो ये एनालॉग ऑफ नॉइदर्स थ्योरम है, तो इसको हम डब करेंगे कि दिस इज़ नॉइदर्स थ्योरम। सो अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में था, सीएम में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, कि एक सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। लेकिन अब फील्ड थियरी जो है, फील्ड थियरी FT, उसमें है ये है कि अगर कोई सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास जिसमें एक्शन इनवेरिएंट रहता है तो एक कंजर्व्ड करंट मिलता है, जिसको हमने यहाँ पे जे म्यू कहा हुआ है। और ये कंजर्व्ड करंट फिर इन टर्न आपको एक कंजर्व्ड क्वांटिटी भी देता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर आप इसका टाइम कंपोनेंट जो है वो स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट करो तो हमें एक कंजर्व्ड क्वांटिटी मिलती है, कंजर्व्ड क्वांटिटी, जिसको हमने यहाँ पे क्यू कहा था, जो कि था द इंटीग्रेशन ऑफ J0 या फिर J0 भी कहते हैं इसको। तो ये एनालॉग है नॉइदर्स थ्योरम का क्वांटम फील्ड, सिर्फ क्वांटम नहीं बल्कि फील्ड थियरी में, जो भी फील्ड थियरी हो। अच्छा, अब हम एक और बात याद करते हैं। मैंने ये कहा था कि हम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं जिसमें फील्ड चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि हम एक ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में, तीनों स्पेस डायरेक्शंस में या फिर टाइम डायरेक्शन में आप ट्रांसलेट करो, ठीक है। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स म्यू गोज़ टू एक्स म्यू प्लस सम वेक्टर जिसको हम ए म्यू कहेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर क्या कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात ये है कि जो कि उससे पहले पूछनी पड़ेगी हमें, वो ये है कि फील्ड्स कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, या ख़ासतौर पर जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हैं उनके अंडर फील्ड्स कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इनफैक्ट कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि फील्ड्स को कैरेक्टराइज ही इस बेस पे किया जाता है कि वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर ट्रांसफॉर्म कैसे होती हैं। तो सबसे सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जिस फील्ड का होता है वो स्केलर फील्ड्स का होता है। और अब मैं स्केलर फील्ड्स की डेफिनेशन आपको दूंगा, क्योंकि कई दफ़ा जो डेफिनेशन होती है वो, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो बेस ही ज़्यादातर इस चीज़ पे करती है कि हाउ डू फील्ड्स ट्रांसफॉर्म अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो अगर आप एक जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करो तो मैं इसको कहूँगा एक्स गोज़ टू सम न्यू पॉइंट एक्स प्राइम। तो स्केलर फील्ड की डेफिनेशन ये है, इसको मैं अगेन फाई से रिप्रेजेंट करूँगा स्केलर फील्ड को, कि जो न्यू स्केलर फील्ड है एट न्यू पॉइंट इट शुड बी द ओल्ड स्केलर फील्ड एट ओल्ड पॉइंट, ठीक है। ये डेफिनेशन है स्केलर फील्ड की एक तरह से। अब इसकी इंट्यूशन इस तरह से बना सकते हो कि सपोज करो कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है और ये एक पॉइंट है एक्स और यहाँ पे एक स्केलर फील्ड रहती है फाई ऑफ एक्स। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और ये पॉइंट चला जाए किसी और पॉइंट पे, ठीक है, तो अब ये जो स्केलर फील्ड होगी ये अब इस न्यू पॉइंट पे चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें होगा ये कि ये अब न्यू पॉइंट है एक्स प्राइम और यहाँ पे जो स्केलर फील्ड आई है वो वही है जो यहाँ से उठ कर आई है। तो इसका मतलब है कि जो न्यू स्केलर फील्ड एट न्यू पॉइंट है वो वही है जो कि ओल्ड स्केलर फील्ड एट ओल्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी इंट्यूशन ले सकते हो। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है तमाम फील्ड्स के लिए सही क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास और तरह की फील्ड्स हों तो वो और भी कुछ काम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक वेक्टर फील्ड हो तो वेक्टर वैसे ही उठ के नहीं जाएगा नए पॉइंट पे, वो घूम भी सकता है, तो वेक्टर इटसेल्फ चेंज हो सकता है। तो उसके बाद हम बाद में आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। लेकिन जो स्केलर फील्ड है उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है वो यही है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन के लिए। तो अगर तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ठीक है तो क्या बनता है, तो ये बनता है फाई एट न्यू एक्स इज़ फाई एट ओल्ड एक्स, ठीक है। तो न्यू एक्स क्या है, न्यू एक्स है एक्स प्लस ए और ओल्ड एक्स क्या है, वो तो खैर एक्स ही है। इसका मतलब ये है कि फाई प्राइम एट एक्स शुड बी फाई एट एक्स माइनस ए, क्योंकि ये जो है इसमें से अगर आप ए माइनस करो तो ये मिलता है। तो मैंने क्या किया कि इसको एक्स रख दिया, इसमें से ए माइनस करके ये निकाल दिया, ठीक है। अब अगर आप इस राइट हैंड साइड की टेलर एक्सपेंशन करो तो आपको मिलेगा फाई ऑफ एक्स माइनस,
अब जो नेक्स्ट टर्म है उसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो ए है ये एक वेक्टर है और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो ये नहीं आएगी इस तरह से, ऐसे नहीं होगा, बल्कि कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और इसमें इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टेलर एक्सपेंशन कैसे की जाती है जब आपके पास मोर देन वन आर्ग्यूमेंट्स हों, ठीक है, ओके। और फिर अगली टर्म भी आएगी जो कि ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। उसको मैं यूँ लिखता हूँ कि सम टर्म प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, बट हमें वो टर्म एक्चुअली चाहिए नहीं है, तो मैं इसको ये लिख देता हूँ कि देयर आर सम मोर टर्म्स, राइट। या फिर इस तरह भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, या फिर ड्रॉप ही कर दो, जिसका मतलब है कि हम इग्नोर कर रहे हैं उन टर्म्स को। तो ये स्ट्रिक्टली ट्रू नहीं है कि ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं आगे आने वाली टर्म्स को। ओके, सो अब चेंज इन फाई एट एक्स क्या होता है? चेंज इन फाई होता है एट एक्स द सेम पॉइंट पे कि न्यू फील्ड एट एक्स माइनस ओल्ड फील्ड एट एक्स। तो आप देख सकते हो कि आप इस इक्वेशन से आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये जो चीज़ है दैट्स माइनस ए म्यू फाई म्यू पार्शल म्यू फाई, जिसका मतलब है कि हमें ये म्यू एक्स का फार्मूला मिल गया है, चेंज ऑफ फाई का फार्मूला मिल गया है। सो अब ये जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये तमाम स्केलर फील्ड्स के लिए ये वाला फार्मूला जो है ये ठीक है ट्रांसलेशंस के अंडर, बट अगेन हमें याद करने की ज़रूरत है कि जो लेग्रांजियन है दैट्स आल्सो अ स्केलर, ठीक है। वो फील्ड नहीं है, वेल आई थिंक फील्ड भी हो सकती है, लेकिन लेग्रांजियन जो है दैट्स अ स्केलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है, इट्स जस्ट अ स्केलर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चेंज इन लेग्रांजियन लिखूँ तो चेंज इन लेग्रांजियन क्या होना चाहिए? ए म्यू पार्शल म्यू एल। जिस तरह फाई था यहाँ पे तो वो यहाँ पे भी है, इसी तरीके से अगर एल होगा यहाँ पे तो वो यहाँ पे भी है। ओके गुड, तो हमें अगेन चेंज ऑफ लेग्रांजियन जो है वो कैसा होना चाहिए वो मिल गया। और आप एक और चीज़ नोट करो कि देखो दिस इज़ अगेन प्रोपोर्शनल टू अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस अब थोड़ी सी अलग तरह की है, लेकिन आप ये देख सकते हो एटलीस्ट कि ये एक टोटल डेरिवेटिव तो है एटलीस्ट। तो जिसका मतलब है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तमाम स्पेस के ऊपर तो दिस विल स्टिल गिव यू काइंड ऑफ ज़ीरो, बिकॉज ये एक टोटल डेरिवेटिव है। ओके, अब हम अगेन लेग्रांजियन में जो चेंज है वो एक और तरीके से डिराइव करते हैं और फिर इन दोनों चेंजेस को इक्वेट कर देंगे क्योंकि वो सेम होने चाहिए। तो अगेन आप वही काम करोगे जो हमने पहले किया था, यही वाला काम, और फिर इसमें एक और टर्म आएगी, ठीक है। और फिर आपको हमें पता है कि क्या कहते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके उसमें से एक दो टर्म्स जो है वो कैंसिल कर देते हैं और हमें पता है कि जो टोटल डेरिवेटिव है वो रह जाता है, जो बिल्कुल हमने पीछे किया था वही वाला काम दोबारा करेंगे। तो हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो रह जाता है वो है ये, और यहाँ पे आता था चेंज इन फाई, बट चेंज इन फाई जो है वो है ये माइनस ए म्यू, यहाँ पे फाइनाइट डिफॉर्मेशन है, फाइनाइट नहीं, इन्फिनिटेसिमल डिफॉर्मेशन थी। तो अब इन्फिनिटेसिमल डिफॉर्मेशन इस केस में है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अब ये जो इंडेक्स है ना, ये मैं म्यू नहीं यूज़ करूँगा बिकॉज ये म्यू इंडेक्स पहले ही यहाँ यूज़ हुआ है, तो मैं इसको न्यू यूज़ करूँगा अब। तो दिस शुड बी माइनस ए न्यू फाई समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अगेन आप इस ए न्यू को बाहर लेकर आ सकते हो, और आपके पास कुछ यूँ बनेगा। तो ये अब चेंज इन लेग्रांजियन है, ठीक है। अब ये जो सब कुछ है ये इक्वल होना चाहिए इसके, ठीक है। तो ये इक्वल होना चाहिए माइनस ए म्यू पार्शल म्यू एल के। तो इसको इक्वेट करने के लिए पहली बात तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो इंडेक्स आ रहा है ना ए के ऊपर, ये और ये सेम हो जाए। दूसरी बात ये कि ये जो फाई म्यू है ना ये चेंज नहीं होना चाहिए, फाई म्यू कह रहा हूँ, पार्शल म्यू, ये चेंज नहीं होना चाहिए। म्यू जो इसके ऊपर इंडेक्स है दोनों साइड पे सेम रहना चाहिए। तो इसको करने का तरीका ये है कि हमारे पास था माइनस ए म्यू, तो आप एक काम करो कि यहाँ पे एक क्रोने का डेल्टा इंट्रोड्यूस करके इसको यूँ कर दो। तो अब आप देख सकते हो कि ये ए म्यू जो है ये दोनों साइड्स पे सेम हो चुकी हैं, और इनको अब अगर आप इक्वेट करो तो आपको ये मिलता है कि ए म्यू टाइम्स पार्शल म्यू, और फिर ये पहली वाली टर्म आएगी माइनस, सो दिस शुड बी ज़ीरो, ठीक है। अगर तो ये दोनों सेम हैं ये और ये, तो ये जो चीज़ है ये ज़ीरो होनी चाहिए।
ओके अब चूंकि ये आर्बिट्ररी ए के लिए ये चीज़ सही होनी चाहिए, बिकॉज किसी भी ट्रांसलेशन के लिए ये सब कुछ जो हमने किया है वो सही होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो सब कुछ है ना, ये जो टोटल डेरिवेटिव है ये ज़ीरो होना चाहिए। ओके, तो हम ए जो है उसको एरेज कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमें अगेन एक कंजर्व्ड करंट मिला है, लेकिन इस कंजर्व्ड करंट में एक नई बात है, वो ये है कि इसके ऊपर दो तरह के इंडिसेस हैं। इसके ऊपर एक इंडेक्स न्यू भी है और इसके ऊपर इंडेक्स म्यू भी है। तो अब इस सब को हम कहते हैं टी म्यू न्यू, और इसको कहते हैं स्ट्रेस एनर्जी टेंसर, या फिर स्ट्रेस टेंसर भी कहते हैं कई दफ़ा। सो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। तो ट्रांसलेशंस के अंडर जो चीज़ कंजर्व रहती है, जो करंट कंजर्व रहता है एक्चुअली, वो है स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। और इसका जो फार्मूला है वो हम दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें बार बार चाहिए होगा बाद में। राइट, तो अब हमने वो चीज़ भी क्या कहते हैं डिराइव कर ली है, जो कि ट्रांसलेशंस के अंडर जो है वो इनवेरिएंट रहती है।